हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे टारगेट आईआईटी बैच के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अगले प्रैक्टिस सेशन में। हमने पिछली क्लास में इसी चैप्टर का पार्ट 1 कवर किया था, है ना। आई होप आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, आपको समझ में आई होंगी चीजें। आज हम शुरू कर रहे हैं उसी का पार्ट 2। ठीक है, आज की क्लास में भी बेटा हम कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और बहुत सारी बातें जो कल की क्लास में हमने समझी थी उन्हें उनके हिसाब से कुछ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। ध्यान से देखें, करना तो हमको वही है जो हम डेली देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स और उसी के आधार पर प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट्स और उसी के आधार पर प्रैक्टिस। बढ़िया है, बहुत अच्छे। अगर ऐसा है भाई, अगर ऐसा है भाई तो चलिए क्वेश्चंस देखें एक एक करके और शुरू करें चीजों के बारे में बातें। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में संकरण निकालना सिखा दिया था। आई एम श्योर आपको याद होगा। अगर मैंने आपको संकरण निकालना बताया था तो आइए भाई उसके आधार पे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस में नाइट्रोजन के परमाणुीय कक्षकों का संकरण क्या होगा। नाइट्रोजन के परमाणुीय कक्षकों का संकरण क्या होगा। अगर मुझे संकरण बताना है तो आइए ट्राई करके देखते हैं, आइए ट्राई करके देखते हैं, एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। NO2 प्लस, नाइट्रोजन पे चर्चा करनी है हमको। अगर मुझे नाइट्रोजन पे चर्चा करनी है तो ध्यान से देखिएगा, संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x का मान यूज करो हाफ s प्लस v माइनस क्यू। x का मान क्या हो जाता है, हाफ s प्लस v माइनस क्यू। तो ध्यान से देखिएगा, s होते हैं एकल संयोजी साइड परमाणु। s क्या होते हैं, एकल संयोजी साइड परमाणु। यहां पे तो ऑक्सीजन है जो द्विसंयोजी होता है, तो s तो 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और आवेश है 1। तो 5 में से एक गया 4, 4 बाय 2 2, यानी कि x का मान आया 2, और अगर x का मान आया 2 तो संकरण हो जाता है sp। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। तो संकरण हो गया sp। तो आपको ऐसा ऑप्शन टिक करना है जहां पे NO2 प्लस का संकरण sp दिखाई दे। अब अगले वाला निकाल देते हैं, उतने में आंसर आ जाएगा। अगले वाला है NO3 माइनस, इस पे तो कल भी बात हुई थी, बट ठीक है एक बार फिर से देख लो। नाइट्रोजन पे संकरण निकालना है। अगर नाइट्रोजन पे संकरण निकालना है तो देखिएगा, x का मान हो जाएगा हाफ, s का मान फिर से 0 क्योंकि ऑक्सीजन तो आपका द्विसंयोजी होता है, हमें एकल संयोजी की जरूरत है, प्लस नाइट्रोजन के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, माइनस आवेश है -1। सही बात है। तो 5 और 1 हो गया 6, 6 बाय 2 हो गया 3, 3 का मतलब संकरण आएगा sp2। 3 का मतलब संकरण आएगा sp2। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो अगला देखें, NH4 प्लस। अगर NH4 प्लस की बात करनी है तो नाइट्रोजन पे निकाल लीजिए, फिर से अब फॉर्मूला लगाइए आप। x का मान हो जाएगा हाफ, s, s क्या होते हैं, एकल संयोजी साइड परमाणु, हाइड्रोजन है, एकल संयोजी है, 4 हाइड्रोजन है, प्लस नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, माइनस आवेश हो गया है 1 प्लस 1। 5 और 4 9, 9 में 1 कम 8, 8 बाय 2 4। अगर x का मान आ गया 4 तो संकरण हो जाएगा sp3। तो देखो भाई ध्यान से, पहले केस में sp संकरण, दूसरे केस में sp2, तीसरे केस में sp3, sp sp2 sp3, यानी कि आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। प्लीज गौर से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, प्लीज गौर से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है जी, चलिए जी आगे बात करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, देखो ध्यान से, निम्न अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या होगा। निम्न अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या होगा।
अब हमें यह पता है कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करनी है तो वो समानुपाती होता है वैद्युत ऋणता के। अगर द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करनी है तो वो समानुपाती होता है वैद्युत ऋणता के। अगर वो वैद्युत ऋणता के समानुपाती होता है तो आप ध्यान से समझें, हमारे पास ये हर अणु है, हम इसकी संरचना बनाएंगे और बात देखेंगे। बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो CCl4 है, जो CCl4 है, ये मुझे पता है कि एक सममितीय अणु है। जो CCl4 है ये है अभी एक सममितीय अणु, और सममितीय अणु जो होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, उस पे तो हमेशा ही, जैसे CH4 हो गया या CCl4 हो गया या CF4 हो गया, हमेशा डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। तो CCl4 तो लास्ट में आएगा और वो आपको सब ऑप्शंस में दिख भी रहा है। अब बात है बचे हुए CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। तो ध्यान से देखिएगा, ये है CH3Cl, ये है CH3Cl, बहुत बढ़िया। ये है CH2Cl2 और ये है CHCl3। प्लीज गौर से देखें, प्लीज गौर से देखें, ऐसा है। अब आप ध्यान से देखना बेटा जी, यहां तो हम ये कह देंगे कि भाई कार्बन की वैद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये तो इस तरफ, और ये कार्बन से क्लोरीन वाला इस तरफ, तो ओवरऑल हो जाएगा इस तरफ नेट डायपोल मोमेंट। हाँ, ये मान लिया म्यू नॉन जीरो होगा, बट ऊपर की तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा नेट डायपोल मोमेंट। अगर हम बात करते हैं इसकी या इसकी, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहां बात करते हैं तो ये क्लोरीन की तरफ ऑब्वियसली, ये क्लोरीन की तरफ ऑब्वियसली, ये इधर और ये इधर, तो नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में कुछ आएगा, नॉन जीरो आएगा, ये बात ठीक है, बट नेट डायपोल मोमेंट सबका सम लेके इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। एंड मुझे ये बात समझ में आ रही है कि ये वैल्यू इससे तो ज्यादा होगी, क्योंकि दो क्लोरीन का केस है, यहां एक ही क्लोरीन है ना, नेट सारे एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, बट दो क्लोरीन की वजह से डायपोल मोमेंट वहां थोड़ा ज्यादा होगा यहां के कंपैरिजन में। वहां दो वैद्युत ऋणी तत्व है, यहां एक ज्यादा वैद्युत ऋणी है, क्लोरीन वाली बात है। यहां तो सर फिर सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3 क्लोरीन है। हमें ऐसा लगता है कि सर जितने ज्यादा क्लोरीन मतलब उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, उतना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण, परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखिएगा यहां क्या हो रहा है ना, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और इसकी वजह से इधर, तो ऐसा दिखाई देता है कि ये जो क्लोरीन के डायपोल हैं, ये समहाउ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वो समहाउ तीसरे वाले को थोड़ा कैंसिल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे डायपोल मोमेंट इसी का ज्यादा रह जाता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले CCl GCl समहाउ एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रह जाता है उधर वाले के कंपैरिजन में। तो अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो इसी की है। फिर आपका CHCl3 हो जाएगा, फिर आपका CH3Cl हो जाए, और फिर आपका CCl4 हो जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ये रहा, ये आंसर हो गया। हाँ जी, प्लीज देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से प्लीज। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? गौर से देखो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। यस, हाँ जी, आगे बढ़े, बहुत सही। चलिए आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल आया अब इस वाले सवाल में फिर से संकरण ही निकालना है, तो मुझे लगता है संकरण तो अब तुम लोग निकाल लोगे, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे ये वाला देख के, तो बेटा घबराए नहीं, ये उप सह संयोजन यौगिक में आपको सिखाया जाएगा। बाकी अभी आपको इतना सा ध्यान तो है ही कि प्लैटिनम और पैलेडियम के जितने भी संकुल होते हैं,
है ना, समनव्य संख्या 4 वाले वो सभी के सभी DsP2 होते हैं। ये रिजल्ट हम लोग ध्यान रखते हैं उस चैप्टर में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेंस के लिए तो आपका वो चैप्टर तैयार है, तो उतना सा पार्ट एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो ठीक है। तो भाई देखो, अगर मैंने NH3 में नाइट्रोजन की बात करी तो ये sp3 आएगा, आप ट्राई करके देखना। यहां फास्फोरस की बात करेंगे तो sp3d आएगा, आप ट्राई करके देखना। और BCl3 में बोरॉन पे बात करेंगे तो sp2 आएगा। फॉर्मूले आपको सारे पता है, x का मान निकालने वाले, उससे ट्राई करके देखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे पहला sp3, दूसरा DsP2, अगला sp3d या DsP3 और फिर sp2। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, संकरण निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वही x इज इक्वल टू हाफ s प्लस वी माइनस क्यू, हाफ s प्लस वी माइनस क्यू। बढ़िया, ठीक है जी, ओके। आइए आगे चलते हैं। BF3 और NH3 के 1:1 वाले संकुलों में, BF3 और NH3 के 1:1 वाले संकुलों में नाइट्रोजन और बोरॉन परमाणु का संकरण और उनके चारों ओर की संकुल ज्यामिति को बताएं। BF3 NH3 का 1:1 वाला संकुल बन रहा है, उसमें बताइए जब इन दोनों का संकुल बनता है तो नाइट्रोजन बोरॉन परमाणु का संकरण क्या होता है। तो पहले तो ये देखें कि इन दोनों में होता क्या है आखिर। तो बेटा गौर से देखिएगा, हम ये कहें क्या कि बोरॉन जो है BF3 में, या ऐसे लिखते हैं एक बार, और यहां मैंने लिखा NH3, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। आपको यह समझ में आए कि BF3 के केस में बोरॉन पे रिक्त पी कक्षक होता है। BF3 के केस में बोरॉन पे रिक्त पी कक्षक पड़ा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं है। तो बोरॉन पे रिक्त पी कक्षक है और NH3 में नाइट्रोजन पे पूरित पी कक्षक है। पूरित पी कक्षक है मतलब ये लोन पेयर जो पड़ा है उसके पूरित पी कक्षक में पड़ा है। तो हम ये बात कह सकते हैं क्या कि भाई नाइट्रोजन के लोन पेयर को बोरॉन के अगर रिक्त कक्षक में डाल दिया जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, उपसह संयोजन आबंध बना के, क्यों? क्योंकि बोरॉन बेचारा परेशान है कि मेरा अष्टक पूरा नहीं है, और अमोनिया में नाइट्रोजन कह रहा है कि मेरा अष्टक पूरा है, भाई मैं तो लोन पेयर एक रखता ही हूं अपने ऊपर, बट हां मैं तेरी मदद इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं तुझे अपना एक लोन पेयर दान दे सकता हूं, तेरे साथ शेयर कर सकता हूं। पूरे तरीके से दान नहीं दूंगा, अब इस पे मेरा भी हक है और तेरा भी हक है। इससे क्या होगा, मेरे तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरे तो पहले भी अष्टक पूरा था अब भी पूरा रहेगा, बट ऐसा करने से तेरे 4 बॉन्ड हो जाएंगे, बोरॉन को फील होगा कि उसका भी अष्टक पूरा हो गया। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझिए, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो कहलाता है लुईस शार। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो कहलाता है लुईस शार, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो कहलाता है लुईस अम्ल। सही है जी, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो लुईस शार कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो लुईस अम्ल कहलाता है। और बेटा जी इस तरीके से होगा क्या, आप देखिए बोरॉन जो है उसके पास 3 फ्लोरीन ऑलरेडी थे, चौथा बॉन्ड और बन गया तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और जो नाइट्रोजन था उसने 3 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे थे, चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। ऐसा करने से होगा क्या कि ये बोरॉन पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp3 संकरण, और इस नाइट्रोजन पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp3 संकरण। प्लीज गौर से देखें, इस बोरॉन पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 फ्लोरीन के साथ एक नाइट्रोजन के लोन पेयर से इधर, और उधर ऑलरेडी 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो दोनों पे sp3 संकरण हो गया और दोनों पे ही चतुष्फलकीय ज्यामिति हो गई, क्योंकि sp3 का मतलब चतुष्फलकीय ही होता है। तो हमने बोला कि दोनों पे ही चतुष्फलकीय ज्यामिति और दोनों पे ही sp3 संकरण। प्लीज बात को गौर से देखें, ध्यान से देखें। हाँ जी, ध्यान से देखें प्लीज। चलिए भाई आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन O2 प्लस के चुंबकीय गुण और बंध क्रम के लिए सही है? कि भाई आप O2 से कंपेयर कर रहे हो O2 प्लस को, तो इसका चुंबकीय गुण और इसका बंध क्रम के बारे में क्या कमेंट करोगे?
तो हमें यह बात पता है कि यार यहां हम लिखेंगे O2 प्लस और यहां हम लिख देते हैं O2, इलेक्ट्रॉन गिन देते हैं तो यहां है 15 इलेक्ट्रॉन और वहां है 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप बंद कोटि निकालना चाहेंगे तो 16 पे बंद कोटि आती है 2 और यहां बंद कोटि आती है 1.5, है ना? पक्का जी? नहीं, यहां पे हम बोल देंगे 2.5। 14 पे 3, 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, है ना? 0.5 घटाते जाते हैं। ये बंद कोटि की बातें हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा? अनुचुंबकीय। और O2 में भी 16 इलेक्ट्रॉन है, तो मन तो आपका प्रति चुंबकीय करने का करेगा क्योंकि ये इवन है, पर आपको याद है 10 और 16 वाले अपवाद होते हैं, तो ये भी आपका कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। ठीक है जी, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि O2 प्लस का जो बंध क्रम है, जो बंध कोटि है, वो O2 से ज्यादा है। एक बात तो ये समझ लो, और अनुचुंबकीय है, तो हम बोलेंगे अनुचुंबकीय है और बंध क्रम जो है वो O2 से ज्यादा है। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बंध क्रम जो है वो O2 से ज्यादा है और अनुचुंबकीय है। इतनी बात अगर आप समझ लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ट्रिक याद रखनी थी, दैट्स इट। इतना करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सही है, बहुत अच्छे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अम्ल जिसमें ओ आबंध है। अब बेटा ये पी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है, ये मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं रिडॉक्स में भी बता देता हूं, अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर O सिंगल बॉन्ड O बंध की बात हो रही है तो आपको पहले तो यह बात समझ में आए कि O सिंगल बॉन्ड O की मतलब होता है पेरोक्साइड आबंध। प्लीज इस बात को समझें कि अगर O सिंगल बॉन्ड O आबंध की बात हो रही है तो इसका मतलब यह है पेरोक्साइड बॉन्ड। यह है पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड कहां देखने को मिलता है? पेरोक्साइड बॉन्ड वहां देखने को मिलता है जब केंद्रीय परमाणु पर हम ऐसा लिखेंगे, जब केंद्रीय परमाणु पर गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान ज्यादा आ जाए। किससे? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से। जब किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था का मान उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक आ जाए तो उस स्थिति में वहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड देखा जाता है। ठीक है, यहां पे कोई भी तत्व हो सकता है केंद्रीय वाला, यहां पे केंद्रीय वाला तत्व हो सकता है, बट ये स्थिति है। और अगर आप कहेंगे सर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकलती कैसे है किसी भी तत्व की? गणनात्मक तो चलो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अधिकतम कैसे निकालेंगे? तो भाई अधिकतम निकालने का तरीका है कि तू क्या कर, उसके संयोजी कोश के कुल इलेक्ट्रॉन गिन ले, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख, संयोजी कोश के कुल इलेक्ट्रॉन को गिन दे, वो उस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अगर वो उस तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। H2S2O3, H2S2O6, H2S2O8, H2S4O6, सब में आप ये ट्राई करके देखिए। अगर आप ट्राई करेंगे, पहला ऑप्शन है H2S2O3, तो हम बोलेंगे सल्फर पे ऑक्सीकरण अवस्था अगर निकालें तो भाई 2 हाइड्रोजन है, हर किसी पे +1, 2 सल्फर है जिसपे हमें चेक करनी है, 3 ऑक्सीजन है, हर किसी पे -2, उदासीन यौगिक है, ओवरऑल 0। तो 2 + 2x - 6 = 0, सो हम बोल देंगे 2x - 4 = 0, सो x का मान आ जाएगा +2। तो सल्फर पे गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +2। अगर मैं सल्फर पे मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? 3s2 3p4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3s2 3p4, मतलब संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ध्यान से देखें, गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है +2, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है +6। क्या गणनात्मक अवस्था अधिकतम अवस्था से ज्यादा है?
कम है तो यहां पे पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होने वाला, तो ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड ट्राई करते हैं H2S2O6, तो आप सल्फर पे बात करके देख लो। अब यहां पे फिर से करोगे कुछ नहीं बात बनेगी। सी ऑप्शन की आप बात करें H2S2O8, तो यहां पे सल्फर है तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था तो +6 ही रहेगी, बट जब आप गणना करते हैं तो सल्फर पे 2 हाइड्रोजन हर किसी पे +1, 2 सल्फर हर किसी पे X, 8 ऑक्सीजन हर किसी पे -2, ओवरऑल 0। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू +7। अब आप देखें गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा हो गई है। गणनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था से ज्यादा हो गई है, तो ये वो ऑप्शन होगा जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होनी चाहिए। और बेटा होती भी है, मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। H2S2O8 जो है इसे हम लोग कहते हैं मार्शल्स एसिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड। अगर इसे मार्शल्स एसिड कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दो हाइड्रोजन को OH की फॉर्म में सेट किया, बीच में 2 ऑक्सीजन आने थे, ये फिक्स था, बचे हुए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा दिए, दैट्स इट। ये हो जाता है हमारे पास। तो ये देखो ना, ये वाला बॉन्ड ही चाहिए था, ये वाला बॉन्ड यहां दिख गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज देखिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यस, चलो भाई आगे बात करें क्या? जल पी ले फिर आगे चलते हैं। यस, चलिए। एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सब जेई एडवांस के सवाल है। सीओ से भिन्न बंध क्रम इस प्रजाति का है। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए और आपसे कहा जा रहा है इसमें से किस में कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न बंध क्रम है। तो इलेक्ट्रॉन गिन लो, तुम्हें तो बंध क्रम की ट्रिक आती है। तो बेटा जी अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ की बात करें तो कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बंध कोटि का मान हो गया 3। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है बंध कोटि का मान हो गया 3। अब अगर मैं ऑप्शंस चेक करूं तो जहां पे भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पे आंसर बन जाएगा। तो नाइट्रोजन पे 7 और ऑक्सीजन पे 8, 8 और 7 15, और एक माइनस चार्ज है, तो टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे 7 और ऑक्सीजन पे 8, 8 और 7 15, एक कम है, तो ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पे 6 और नाइट्रोजन पे 7, 7 और 6 13, और एक हो गया आपके पास में ये, तो ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखें भाई ध्यान से, क्या इन तीनों के अंदर सीओ के सेम बंध क्रम है? क्वेश्चन कह रहा है भिन्न बंध क्रम कहां है, तो वो तो ऑब्वियसली यहां है, क्योंकि 14 पे 3 है, 15 पे 2.5 होगा, 16 पे 2 होगा। तो यहां बंध कोटि 2 होगी, यहां बंध कोटि 3 होगी, हमें भिन्न वाला चूज करना था। ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां बंध कोटि हो जाएगी 2। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। बाकी इन तीनों के अंदर बंध कोटि हो जाएगी 3। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस वाले सवाल को ट्राई करते हैं। निम्न में से अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है? आपको बताना है अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है। अगर अनुचुंबकीय की बात हो रही है मतलब आपको दिखना चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए तो पहला है Na2O2, तो आपको ये बात पता है कि Na प्लस होता है, O2 पे -2 होता है, ये सोडियम आयन है, और ये आपका पेरोक्साइड आयन है। अगर पेरोक्साइड आयन है आपके पास में O2 पे -2, तो बेटा जी यहां पे हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, अपवाद वाला भी नहीं है, इवन इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो डेफिनेटली प्रतिचुंबकीय है। ये तो डेफिनेटली प्रतिचुंबकीय है।
सही है जी, हमें तो अनुचुंबकीय चूज करना है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर एक बार यहां भी बात कर ले, पहले मैं धातु वाले निपटा रहा हूं क्योंकि वो इजी होते हैं और उन्हीं में आंसर बन जाता है मेजरली। K प्लस और O2 माइनस, क्षारीय धातु है K प्लस O2 माइनस। O2 माइनस में आ गए 17 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं विषम इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो भाई आंसर भी आ गया अनुचुंबकीय, क्योंकि 10 और 16 वाला अपवाद होता है, बाकी तो कोई होता नहीं, ऑड वाले तो सारे ही अनुचुंबकीय होते हैं, तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो आंसर बन गया आपका डी ऑप्शन। आंसर आपका क्या बन गया दोस्त? डी ऑप्शन। क्लियर है? बढ़िया। बाकी O3 और N2 अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं से भी अनुचुंबकीय नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल प्रतिचुंबकीय है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से सेटिंग है यहां पे, ठीक है। और ऐसी N2O की आप बात करेंगे तो यहां पे भी ये भी पूरे तरीके से सेटल है, तो ये भी प्रतिचुंबकीय, ये भी प्रतिचुंबकीय, ये भी प्रतिचुंबकीय, अकेला ये अनुचुंबकीय है। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहां पे सुपर ऑक्साइड आयन की बात हो रही है, एस ब्लॉक में भी पढ़ाते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन जो है वो आपके हमेशा अनुचुंबकीय होते हैं। क्लियर है साहब? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए आइए आगे बात करें, अगले केस पे चले। अगर अगले केस की बात करते हैं तो ये वाला आ गया। अब ये थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक का भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा इसको आप यहां भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब आप जीओसी पढ़ते हैं तो आप अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व का क्रम बनाते हैं, है ना। अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व का क्रम बनाते हो तुम जब जीओसी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो तुम ये पढ़ते हो कि निम्न अनुनादी संरचनाओं में सही स्थायित्व का क्रम क्या है। तो बेटा जी आपको ये बात पता होती है, किस तरीके से कर सकते हैं आप इस पे काम? हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्रिक होता है कि सबसे पहले उदासीन स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी है। मैं थोड़ा ऑर्गेनिक के पॉइंट की बात कर रहा हूं, उदासीन यहां कोई भी नहीं है, सब पे आवेश तो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं जहां पाई बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्थायी। तो आप देखिए यहां एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो यहां 2 पाई बॉन्ड है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहां एक ही पाई है और यहां भी 2 पाई है। तो बेटा जी हमें यह बात समझ में आ गई है अच्छे से, हमें यह चीज पल्ले पड़ गई है अच्छे से कि ये वाला जो है ये सबसे कम स्थायी है, सबसे कम, लीस्ट। अगर सेकंड वाला सबसे कम होना चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। बट स्टिल बात कर लेते हैं, अगर बाकी तीनों में हमने पाई बॉन्ड की बात कर ली तो अब हम ये बात बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी कहां होता है। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी कहां होता है? वो वहां होता है जहां पे आपका वैद्युत ऋणी परमाणु हो। नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होता है ज्यादा वैद्युत ऋणी परमाणु पे। तो अगर आप बात करेंगे यहां पे, यहां भी 2 पाए, यहां भी 2 पाए और यहां भी 2 पाए, तो यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहां पे कुछ गड़बड़ है, इसको सेकंड और इसको थर्ड बोलना चाहिए था। तो यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव है ना, तो वो बेहतर होता। ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे सबसे ज्यादा ये वाला नाइट्रोजन पे नेगेटिव, फिर ये वाला नाइट्रोजन पे नेगेटिव, फिर ये वाला, और फिर आपके पास में अच्छा सबसे ज्यादा थर्ड वाला, फिर आपका फर्स्ट वाला, फिर आपका फोर्थ वाला, और लास्ट में आपका सेकंड वाला। लीस्ट तो आपका वही है ना। एक सेकंड रुको, इसने कुछ नंबरिंग का इश्यू करा है, मैं एक मिनट इसको सही सोर्स से चेक कर लेता हूं, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, तो एक सेकंड दीजिएगा बस। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है CH2 पे प्लस एंड डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव, ठीक है। ये थर्ड है CH2 पे नेगेटिव, अच्छा ये थर्ड है, ठीक है। एन CH2 पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, और फोर्थ है ये CH2 पे नेगेटिव N डबल बॉन्ड N। अच्छा ये डबल बॉन्ड N है, यहाँ सिर्फ दो ही, मतलब डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिर्फ एक ही पाए है, तो फिर तो ये दोनों लास्ट में आने चाहिए ना, ये मिस्टेक है स्ट्रक्चर में। मैं कह रहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये 1-1 पाए वाले स्ट्रक्चर्स हैं, 2-2 पाए वाले स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली इन्हें जीतना चाहिए। अब अगर इन्हें जीतना चाहिए तो इन दोनों में से किसको जिताएं वो सवाल है, इन दोनों में से किसको जिताएं वो सवाल है। अगर इन दोनों में से किसको जिताएं ये वाली बात हो रही है, तो अब ये सेकंड को लास्ट कहना ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही 1-1 पाए वाले हैं।
अब इन दोनों में से भी लास्ट कौन होगा और इन दोनों में से भी फर्स्ट कौन होगा, ये वाली बात आएगी। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहां पे चेक करूं कि ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इन दोनों में से हम क्या बात कर सकते हैं, इन दोनों में से हम क्या बात कर सकते हैं। तो हमने बोला कि भैया ऐसा है कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहां कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों में से कहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होगा, नाइट्रोजन पे। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए, तो आंसर इन दोनों में से कोई होना चाहिए। सही बात है, बढ़िया। अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो सेकंड नंबर पे डेफिनेटली थर्ड आएगा, सेकंड और फोर्थ नहीं आएंगे क्योंकि ये 1 1 पाए वाले हैं, तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, तो आंसर आ गया ये वाला। दैट्स इट, इतने से काम बन गया। वो पहले कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, उसकी वजह से हमने वहां पे डाल दिया था, बट यस आंसर ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले ये, फिर इन दोनों में से, और वो तो ऑर्डर एक ही ऑप्शन है इस तरीके का, तो बन ही जाएगा आंसर। बढ़िया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज। पिरामिडीय आकार वाली प्रजाति कौन सी है, पिरामिडीय आकार वाली प्रजाति कौन सी है, SO3, BrF3, SiO3 2-, SOF2। तो बेटा जी पिरामिडी पहले ये सोचो कहां आता है, पिरामिडी आता है NH3 के केस में। NH3 का केस मतलब sp3 संकरण, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला केस। अगर उस तरीके की बात है तो SO3 में जब सल्फर पे संकरण निकालेंगे हम तो sp2 आएगा, तो ये तो त्रिकोणीय समतलीय हो गया, sp3 में पिरामिडी आता है। यहां पे जब आप बात करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में sp3d, तो ये तो टी शेप आ जाएगा, ये भी काम नहीं बना पिरामिडी के लिए। तो यहां जब आप सल्फर पे बात करोगे तो ये बन जाएगा sp3, ये तो बहुलकीय टाइप्स बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप इस तरीके से अभी संकरण निकालेंगे भी इस फॉर्मूले में, तब भी आपका आंसर sp2 आएगा, क्योंकि देखो हाफ s का मान तो 0 प्लस सिलिकॉन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश हो जाएगा -2, 4 और 2 6, 6/2 3, 3 बाय मतलब sp2। ये भी काम नहीं बना, ये sp3 है ना। देखो ध्यान से, x का मान हो जाएगा हाफ, s होगा 2, ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस सल्फर के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश है 0, 6 और 2 8, 8/2 4, 4 का मतलब sp3। अगर 4 का मतलब sp3 तो ये हो गया। अब आप देखो 3 बॉन्ड बनाने के लिए है तो एक लोन पेयर आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है जी, पिरामिडी संरचना है, डी आंसर हो जाएगा। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देख लें, कोई भी दिक्कत है तो बता दे। हाँ जी, यस, आगे बढ़े। चलिए, माना कि हुंड के नियम को भंग किया गया है तो द्विपरमाणविक B2 की चुंबकीय प्रकृति और बंध क्रम क्या होगा। अब आप ये देखें, हुंड का नियम ये कहता है कि अगर दो समान ऊर्जा के कक्षक हैं और अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो फिर युग्मन शुरू करो। अगर इस तरीके से बात हो रही है तो वही वाली बात है। तो अगर हमने B2 की बात करी तो हमने बोला बोरॉन पे 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर मैंने B2 की बात करी तो बोरॉन पे 5, तो B2 का मतलब 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को मैं MOT के आधार पे कैसा लिखूंगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है जी। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए जो विन्यास है उसमें आएगा π2px इक्वल टू π2py। बट हुंड का नियम अगर हमें वर्जित करना है, हुंड का नियम पालन करते तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन देते क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। बट अगर वर्जित करना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ये 0 रह जाएगा क्योंकि सवाल ने कहा है कि हुंड के नियम को भंग किया गया है। अगर हुंड का नियम आपने भंग किया गया है तो ये केस बन गया, ये केस बन गया, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचा, सब में पूरे पूरे भरे गए।
अगर अयुग्मित कोई भी नहीं बचा तो ये स्पीशी पहली बात तो प्रतिचुंबकीय हो गया, जो कि होता नहीं है, होता ये वैसे अनुचुंबकीय है, पर क्योंकि हमने यहां पे कंडीशन अलग रखी है तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। दूसरी बात, अगर मुझे बंद कोटि निकालनी है तो बंद कोटि हो जाएगी हाफ Nb माइनस Na, आबंधन कक्षक में इलेक्ट्रॉन माइनस प्रति आबंधन कक्षक में इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो भाई बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 2 6 माइनस प्रति आबंधन में 2 और 2 4, तो 6 में से 4 गए 2, 2 बाय 2 1, ठीक है, 2 बाय 2 1। अगर 1 रह गया तो बंद कोटि है 1 और स्पीशी है प्रतिचुंबकीय। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। यस, हाँ जी, गौर से देखिए भाई, यहां तक सब ठीक है क्या? चलिए आइए आगे बात करें। आप सोचेंगे सर आज की क्लास तो ऐसा लग रहा है पूरी एमओटी पे ही चलेगी, तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे देते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको बिल्कुल भी, ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट की तरफ चले तो ये देखो, स्थायित्व का क्रम बताना है। हम ये कह देते हैं कि जितनी ज्यादा बंद कोटि उतना ज्यादा स्थायित्व हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा तो स्थायित्व होगा, जीरो और नेगेटिव होगा तो स्थायित्व कम होगा। तो वही वाली चीज करनी है, Li2 प्लस Li2 माइनस, ठीक है। तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3, तो Li2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, Li2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एक कम, और Li2 माइनस 7 इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा। अगर ऐसा है तो अब आप ध्यान से देखें, 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास इतने छोटे के लिए ट्रिक नहीं बचेगी ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका विन्यास ही लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1। अच्छा, और यहां हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। चलिए बंद कोटि निकालते हैं। अगर Li2 पे बात करते हैं बंद कोटि की, तो ये हो जाएगा हाफ Nb माइनस Na। Nb हो गए 4 माइनस Na हो गए 2, तो 4 में से 2 गए 2, 2 बाय 2 हो गया 1। Li2 प्लस बंद कोटि निकालिए, हाफ बॉन्डिंग में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 2 गए 1, 1/2 यानी कि 0.5, और ये हो जाएगा आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर में हाफ Nb हो जाएगा 2 2 4 माइनस Na हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये भी हो जाएगा 0.5। देख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। हाँ जी, वहां पे हमारे पास में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 माइनस 2 हमने किया, 1 आ गया, 1/2.5। यहाँ पे 2 2 4 हो गए हमारे पास, और ये 3 हो गए। ओके, ऐसा है क्या? 5 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 2 और 2 4, और वो हो गए 3, 4 माइनस 3 या 3 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। तो सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे, अगर आप सबसे पहले बात करेंगे तो भाई देखो, Li2 पे प्लस है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और Li2 पे माइनस है तो 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको यह समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा बंद कोटि Li2 की आ रही है ना? तो Li2 की बंद कोटि सबसे ज्यादा आ रही है, तो Li2 सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए। एक ही ऑप्शन हमारे पास वैसा बन रहा है, तो उसको हमने टिक कर दिया। दैट्स इट। हाँ, आपको ये लग सकता है सर ये इक्वल कैसे आ रहे हैं, तो ये इक्वल आ गए, बट हाँ एक्सपेरिमेंटली और भी फैक्टर्स देखे जाते हैं। क्योंकि हमें वो एक्सपेरिमेंटल फैक्टर नहीं पता, इसीलिए एग्जाम वाले ने ऑप्शन ऐसे सेट किए कि आपसे गलती हो ही ना, तो आपसे गलती हो ही ना, दैट्स इट। इसीलिए उसने ये वाला सेटअप बना के दिया, ठीक है। बेसिकली आपके बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपकी स्थायित्व की बात आप कर सकते हो, ये चीज होती है ना? क्लियर है? बढ़िया, ओके, आगे बढ़े। ठीक, चलिए ये वाला सवाल कैसे करेंगे, ये भी एक एमओटी की वैरायटी है। माना कि 2s2p मिश्रण कार्यकारी नहीं है। अगर हम ये माने कि 2s2p मिक्सिंग कार्यकारी नहीं है, तब आप क्या करोगे? यस, हाँ जी, माना कि 2s2p मिश्रण कार्यकारी नहीं है,
तो निम्न में से अनुचुंबकीय प्रजातियां कौन सी होंगी? अनुचुंबकीय प्रजातियां कौन सी होंगी? बेटा 2s2p मिक्सिंग क्या होती है? आपको याद होगा जब आप MOT से विन्यास लिखते थे, जब आप MOT से विन्यास लिखते थे तो आप दो केसेस की बात करते थे। एक केस होता था 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला या 14 के बराबर वाला, एक केस होता था 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला। होता था ना? पक्का जी? यस। तो हम जब यहां बात करते हैं तो यहां पे हम लोग एक अलग विन्यास लिखते थे, यहां एक अलग विन्यास लिखते थे, और उसका रीजन यही था कि 2s2p मिक्सिंग की वजह से फर्क आता है। अगर 2s2p मिक्सिंग कार्यकारी नहीं है तो सभी के लिए ये वाला विन्यास फॉलो होता है ना? यदि 2s2p मिक्सिंग कार्यकारी नहीं है तो सभी के लिए ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला विन्यास फॉलो करेंगे। ठीक है? अगर ऐसा है तो ठीक है जी, ट्राई करके देखते हैं एक एक करके। अगर मैंने Be2 की बात करी तो हम बोलेंगे ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अगर ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने बोला सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, प्रति चुंबकीय है, हमें तो अनुचुंबकीय ढूंढना था। B2, अगर B2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz2। देखो भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना जी? तो ये भी सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मतलब ये भी आपका प्रतिचुंबकीय है। थर्ड है C2, 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन बचे थे, दोनों में एक एक भरने थे। यहां पे आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गए हैं, और अगर आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गए तो आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि यदि 2s2p मिक्सिंग कार्यकारी नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से आपका C2 जो है वो अनुचुंबकीय आएगा। अगर अनुचुंबकीय आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। तो इसी तरीके से MOT में वो घुमा फिरा के चीजें पूछता रहता है। अगर 2s2p मिक्सिंग कार्यकारी होती तो फिर आप 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले, तो C2 12 इलेक्ट्रॉन वाला है, B2 10 इलेक्ट्रॉन वाला है, N2 14 वाला है, उनके लिए यहां वाले के हिसाब से विन्यास लिखते हैं। इनफैक्ट इन सभी के लिए ये वाले केस को हम फॉलो ही नहीं करते। बट उसने खुद कहा है कि 2s2p मिश्रण कार्यकारी नहीं है। ये क्लास में पढ़ाते हुए बताया जाता है कि कब क्या आया, इसी वजह से तो ये दो तरीके के विन्यास में बटा। राइट, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़े? ठीक है जी, बहुत सही। आइए जी आगे बात करते हैं। एक से ज्यादा सही उत्तर होने वाला सवाल है ये, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्राइड आयनिक है? निम्न में से कौन सा हाइड्राइड आयनिक है? तो आप इस बात को समझें कि हमें पता होता है जब हम पढ़ते हैं कि बेरिलियम का जो हाइड्राइड है वो बहुलकीय संरचना रखता है ना, वो पॉलीमेरिक होता है। बचे हुए सारे आपके आयनिक होते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? इसके क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड आयनिक हो जाएंगे। तो ये तीनों आपके आयनिक हैं। लास्ट वाला आपका सहसंयोजी बहुलकीय है ना जी? तो BeH2 जो है ये आपका सहसंयोजी बहुलकीय। राइट, बढ़िया। अगला, कार्बोनेट अनायन में कौन सा गुण उपस्थित होता है? कार्बोनेट अनायन में कौन सा गुण उपस्थित होता है? असमान लंबाई के बंध, कार्बन परमाणु का sp2 संकरण, अनुनादीय स्थायित्व, समान बंध कोण। आइए ट्राई करके देखें। अगर मैं कार्बोनेट आयन की लुईस संरचना आपके सामने बनाता हूं तो आपने देखा हुआ भी है
ये होता है हमारे पास कार्बोनेट एनायन। अब इसमें अनुनाद हो सकता है, नेगेटिव चार्ज यहां और पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि नीचे वाला इधर जाके उधर आ जाए। अगर ये तीन तरीके की अनुनादीय संरचनाएं बन सकती हैं तो इन सबका संकर, इससे हमें यह पता चलता है कि यहां देख के तो लगता है ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, बट असलियत में सारे के सारे ही आपके कैसे होते हैं, आंशिक द्विआबंध होते हैं। सारे के सारे ही आपके कैसे होते हैं, आंशिक द्विआबंध होते हैं। देखें ध्यान से, अगर सारे के सारे ही आपके आंशिक द्विआबंध होते हैं तो सारी बंध लंबाइयां सेम है, सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही है, तो संकरण sp2 है, बंध कोण 120 डिग्री है, हमें दिख रहा है, तो अनुनादीय स्थायित्व है, समान बंध कोण है, संकरण sp2 है, बंध लंबाइयां डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो आंसर हो जाएगा बी सी डी। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी और डी। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए आइए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखें, अच्छा सवाल है, एक से ज्यादा करेक्ट वाला सवाल है, गौर से पढ़ने की कोशिश करें, ट्राई करें। हाइड्रोजन बंध निम्न परिघटन या परिघटनों में केंद्रीय भूमिका निभाता है, इनमें से किस किस केस में हाइड्रोजन आबंध को रीजन दिया जा सकता है। बर्फ पानी में तैरती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम लोग ये कहते हैं कि जो बर्फ है उसका घनत्व जो है वो जल से कम है, क्योंकि बर्फ के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, जाली जैसी संरचना होती है हाइड्रोजन आबंध की वजह से, जिसमें वायु जो है वो क्या हो जाती है, फंस के रह जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व घट जाता है, क्योंकि घनत्व होता है भार अपॉन आयतन, है ना। तो आयतन बढ़ गया तो घनत्व घट गया, और घनत्व घट गया तो बर्फ जो है वो जल में तैरती है। पर बर्फ में हाइड्रोजन आबंध होने की वजह से सारा फंडा होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जलीय विलयन में तृतीयक एमीन की अपेक्षा प्राथमिक एमीन की अधिक लुईस क्षारकता, यह भी सही बात है। ऑर्गेनिक में आप लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे ना, ओके जी, बहुत बढ़िया। एसिटिक अम्ल की अपेक्षा फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय है। बेटा जी यहां पे प्रेरक्षण प्रभाव लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है कि भाई यहां पे ये एसिटिक अम्ल है और ये HCOOH है, और हम बोलते हैं ये ज्यादा अम्लीय है क्योंकि यहां पे CH3 का प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई जो है वो अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई लॉजिक नहीं है, राइट। यहां पे प्राथमिक प्राथमिक अमीन अच्छा लुईस क्षार है क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाता है। आखिरी वाला पार्ट ये आपको विलियन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जब आप वॉन ऑफ गुणक पढ़ते हैं कि एसिटिक अम्ल का बेंजीन में द्विलकीकरण होता है, क्योंकि ये जो है आपका हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। समझ रहे हो आप, तो द्विलकीकरण हो जाए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये भी रीजन सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हमारे पास में सही जवाब है इस क्वेश्चन के। प्लीज ध्यान से देखें, कोई दिक्कत है तो बताएं। प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। बढ़िया, ठीक है साहब, चलिए अच्छी बात है, अगले सवाल की तरफ चला जाए। ये वाला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में 4 अणुओं के समुच्चय हर विकल्प में दिए गए हैं। सामान्य ताप पर जिस या जिन विकल्पों के सभी 4 अणुओं की स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है उसे चुनिए। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है उसे चुनिए। अगर स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मुझे बात करनी है, मतलब सबके लिए स्टेबल वैल्यूज है, तो अगर मैं ए ऑप्शन देखता हूं, मतलब सेम वैल्यूज हैं, तो BeCl2 एक सममितीय अणु है, इसके लिए 0 हो जाएगा। CO2 एक सममितीय अणु है, इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। BCl3 ऑब्वियसली सममितीय अणु है, मैंने कहा था सारी मानक ज्यामितियां जो होती हैं सब में 0 होता है, बट CHCl3 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन है। आज की ही क्लास में शुरुआत में ही देखा है हमने कि यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 चाह के भी नहीं हो पाता,
है ना, हमने एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, तो बढ़िया। तो यानी कि 3 तो जीरो वाले हैं, बट एक आपका नॉन जीरो वाला मिल गया है, और अगर एक नॉन जीरो वाला मिल गया है तो उसके हिसाब से चीजें करनी तो पड़ेंगी एडजस्ट। तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये नॉन जीरो है, बचे हुए तीनों जीरो हैं। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां सब जगह सेम एक जैसी बात हो और स्थायी हो। अगर हम बात करें यहां इस ऑप्शन की, जैसे आप बी ऑप्शन भी ट्राई करके देखिएगा, जब हम यहां बात करेंगे ना, तो अगर आप बात करते हैं तो गौर से देखिएगा, हम बोलेंगे कि BF3O3 SF6 XeF6। अगर हम ट्राई करें तो हमने बोला BF3 में तो जीरो है, O3 में नॉन जीरो है, SF6 में नॉन जीरो है, XeF6 में भी नॉन जीरो है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा, ये भी आंसर इस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से अगर हमने यहां बात करी तो हम बोलेंगे NO2 NH3 POCl3 और CH3Cl। अगर हम यहां पे चेक करेंगे तो हम क्या बोल देंगे कि भाई NO2 जो है, NH3 जो है, POCl3 जो है और CH3Cl जो है, सभी में वैल्यू क्या है, सभी में वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, स्थायी वैल्यूज है। मानते हो क्या ये बात? तो सर फिर इस ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, इस ऑप्शन में क्या गड़बड़ है? तो ये BrF5S क्यों लिखा है, BrF5 होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, इसको चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, इसे चेक कर लेते हैं, कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या फिर से। इस क्वेश्चन के अंदर यस, सवाल हमको कह रहा है SO2 C6H5Cl H2SC और BrF5, ये। तो अब आप ध्यान से देखिए, बी और डी की अगर हम बात करते हैं, बी ऑप्शन है SO2, SO2 होता है इस तरीके से, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि नॉन जीरो है ना। ये दोनों डायपोल मोमेंट इधर आएंगे, नीचे जाएगा, लोन पेयर का ऊपर जाएगा, ओवरऑल नेट ऊपर खिंच जाएगा। C6H5Cl ये इधर जाएगा नेट, ठीक है जी। H2SC ये देखो नेट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, लोन पेयर की वजह से भी, ठीक है। और अगर मैंने BrF5 की बात करी तो BrF5 आपका कैसा दिखाई देता है, तो आप देख सकते हैं BrF5 जो है 5 और 7 12/2 6, तो BrF5 आपका ऐसा दिखाई देता है। तो भाई ये नेट इस डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर लोन पेयर ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी नॉन जीरो होगा, तो सभी में स्थायी वैल्यू आएगी, तो ये आंसर हो सकता है। और इसी तरीके से डी वाला भी आंसर हो सकता है ना जी, वहां भी नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी, तो बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और सी नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां एक जीरो है, बाकी नॉन जीरो है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार फिर से BrF5 पे सवाल आ गया। BrF5 में 90 डिग्री के कितने कोण हैं? BrF5 में 90 डिग्री के कितने कोण हैं? आप ध्यान से देखें प्लीज। अगर मैंने अभी अभी इसका संकरण देखा है sp3d2, तो 6 बॉन्ड होने चाहिए, पर बॉन्ड बनाने के लिए 5 ही साइड परमाणु हैं, तो 5 फ्लोरीन तो आपके इस तरह लग गए, छठी जगह पे आपका लोन पेयर है, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बढ़िया। ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो अब आपको बताना है यार 90 डिग्री के एंगल कितने हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए हम ये करते हैं, देखिए ध्यान से, ये एक नोटबुक ली मैंने, यहां सेंटर में ब्रोमीन है ये मानना, ठीक है। अब यहां कोने पे, यहां कोने पे, यहां कोने पे, यहां कोने पे, इन चारों कोनों पे फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन नीचे लगा हुआ है, ऊपर आपका लोन पेयर है, यहां ऊपर आपका लोन पेयर है, 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन इधर, नीचे आपका एक फ्लोरीन है। तो अब आप गौर से देखें, 90 डिग्री के एंगल हमें देखने हैं, तो ये जो नीचे वाला फ्लोरीन और ये जो कॉर्नर वाला है, इसके बीच में एक 90 डिग्री ये रहा, 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 4 90 डिग्री तो ये रहे, और ये भी एक 90 डिग्री है, बीच वाला ब्रोमीन, इधर वाला फ्लोरीन, इधर वाला फ्लोरीन, एक 90 ये, ऐसे एक 90 ये, एक 90 ये और एक 90 ये। समझ रहे हो आप बात? तो ये देखो, ये ब्रोमीन है, ये 4 आपके फ्लोरीन है, तो ये हर एंगल 90 डिग्री है, ये हर एंगल 90 डिग्री है, तो 4 ये वाले और 4 ये इसके रिस्पेक्ट में जो ये चारों हैं ये,
तो टोटल आपके 8 हो गए ऐसे जो 90 डिग्री का एंगल रखते हैं। यहां पे 8 ऐसे हो गए जो 90 डिग्री रखते हैं। नीचे वाले फ्लोरिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सारे 90 है। ये वाला 90 है, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखें, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ठीक है, और ये वाला 90 है। ये चार 90 डिग्री अलग से है सेंट्रल वाले ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। तो टोटल 8 हो गए 90 डिग्री वाले। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। अगला ये वाला सवाल देखो जरा, पढ़ना ध्यान से। किस तरह कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन लोग? दिए गए त्रिपरमाणु अणुओं या आयनों BeCl2 N3 माइनस N2O NO2 प्लस, यार ये बीच बीच में कुछ है, O3 SCl2 ICl2 माइनस I3 माइनस XCF2 में रैखिक अणुओं या आयनों जिनमें केंद्रीय परमाणु के संकरण में d ऑर्बिटलों का भागदान नहीं है, उनकी कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है इनमें से कौन कौन से अणु या आयन ऐसे हैं जो रैखिक हैं और उनके संकरण में डी कक्षक इन्वॉल्व नहीं है। मतलब sp ही होना चाहिए। sp2 में रैखिक की पॉसिबिलिटी होती नहीं, sp3 में रैखिक की पॉसिबिलिटी होती नहीं, और sp3d में होती है, बट sp3d आपको लेना नहीं क्योंकि d की भागदान चाहिए नहीं। तो sp संकरण वाले ढूंढ दो, दैट्स इट। अगर sp संकरण वाले ढूंढ दोगे तो BeCl2 एक sp वाला है, एजाइड आयन एक sp वाला है, N2O एक sp वाला है, NO2 प्लस एक sp वाला है। ये चारों तो हमको पता ही है। एजाइड आयन पिछली क्लास में बनाया था मैंने एक ऑप्शन में, N2O आज ही बताया है, NO2 प्लस पिछली क्लास में बताया था, आज भी संकरण निकाला है। BeCl2 तो सभी को पता होता है। ओजोन बेंड शेप होता है तो sp हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यहां कहीं ना कहीं d ऑर्बिटल शामिल हो जाते हैं और d का भागदान हमें चाहिए ही नहीं। तो हमारे पास कुल ऐसे जिनके पास में सॉल्व कर सकते हैं वो 4 हो जाएंगे। सर आपने तो देखते ही कर दिया, हमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए कि ये सवाल देख के तुम कर पाओ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वही रिपीट होके आते हैं। कोई नए नए स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे बहुत ज्यादा, इक्के दुक्के हो सकते हैं आ जाए, वो बना लेंगे, हमें फॉर्मूला आता है, बट ये स्ट्रक्चर इतनी बार हमने सिलेबस में देखे हैं कि हम बता ही सकते हैं। आप देखिए BeCl2 ये रहा रैखिक, N3 माइनस ये रहा रैखिक, ठीक है। N2O आज ही बताया था, ये लो भाई सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु 2 सिग्मा बॉन्ड फिर से रैखिक। NO2 प्लस ये लो जी केंद्रीय परमाणु 2 सिग्मा बॉन्ड फिर से रैखिक, चारों रैखिक है, sp संकरण है, ठीक है। इस वजह से आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। इसी तरीके से ये वाला प्रतिचुंबकीय बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आज। इसकी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तुमको ट्रिक भी बताई हुई है, ये आप लोग ट्राई करना। हम आ गए हमारे आखिरी सवाल पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन जहां पे बातचीत हो रही है, सूची में दर्शाए कक्षीय अतिव्यापन आकृति को सूची 2 में दर्शाए वर्णन से सुमेलित कीजिए। है ना, जो अतिव्यापन आपको दिखाया है वो कौन सा वाला अतिव्यापन हो सकता है ये बताइए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, आबंधन और प्रति आबंधन भी बताना है। यहां पे देखो अंतरनाभिकीय अक्ष वाला मिल रहा है, तो बन तो सिग्मा बॉन्ड रहा है ना। ये भी एक डी कक्षक रहा होगा, ये भी डी कक्षक, क्योंकि डबल डंबल तो डी में ही होते हैं। तो भाई डी डी का सिग्मा आबंधन है ये, है ना, सिग्मा आबंधन है, प्रति आबंधन नहीं है, क्योंकि जब दोनों साइड के बॉन्डिंग एक जैसे कलर वाले मिलते हैं तो आबंधन बनता है, भिन्न रंग वाले मिलते हैं तो प्रति आबंधन बनता है। तो ये डी डी का सिग्मा है, तो दो ऑप्शन दिखेंगे, आबंधन या प्रति आबंधन, तो ये आबंधन है ना। अच्छा जी आगे देखिए, ये वाला देखो, अब ये लास्ट वाला, ये है dz स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बीच में ये रिंग है और ये आपका कोई भी d होगा। अब ये मिल तो अंतरनाभिकीय अक्ष पे रहे हैं, पर एक साइड का आबंधन एक साइड के प्रति आबंधन से मिल रहा है, तो यहां d और d का सिग्मा तो बनेगा, बट सिग्मा स्टार बनेगा। भिन्न फेज आपके मिल रहे हैं, रंग को हम बेसिकली फेज बोलते हैं रियलिटी में, है ना, भिन्न फेज मिल रहे हैं तो सिग्मा स्टार हो गया, ठीक है जी। तो हमने बोला A जो है वो Q से मैच हो गया, D जो है वो S से मैच हो गया। अब ये वाला देखो, ये मिल रहे हैं आपस में आके इस तरीके से, तो मिल तो इस तरीके से रहे हैं तो बनेगा तो पाए।
ये है P वाला और ये है D वाला, और ये बनेगा भी कैसा, आबंधन, क्योंकि एक जैसे फेजेस मिल रहे हैं। इसका ट्रांसपेरेंट इसके ट्रांसपेरेंट से मिल रहा है। इस फोटो में आप ये कह सकते हो, रियलिटी में हम फेज बोलते हैं, इसके अलग सेम फेज एक साथ, ये सेम फेज एक साथ, तो पी पाई डी पाई का आबंधन बन रहा है, यानी कि ये आर ऑप्शन है। और अगर आप लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला, तो बेटा जी यहां पे हम क्या कहेंगे, आप देखो मिल तो इस तरीके से ही रहे हैं, तो बनेगा तो पाए, समांतर अतिव्यापन है, परंतु इसका कलर्ड वाला इसके ट्रांसपेरेंट से मिल रहा है, मतलब दो भिन्न फेज आके मिल रहे हैं, और जब भिन्न फेज आके मिलते हैं तो बनता पाए है, परंतु प्रति आबंधन बनता है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। प्लीज ध्यान से देख ले, क्यू आर पी एस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दे। ये यहां पे ये भी पी था और ये भी डी था, यहां पे ये भी पी है और ये भी डी है। क्लियर है जी, बढ़िया है। तो इसी के साथ बेटा मुझे लगता है मैंने बहुत सारे सवाल आपको केमिकल बॉन्डिंग के करवाए पिछली क्लास में और इस क्लास में। अब आपको ये चैप्टर बढ़िया से रिवाइज करना है, कुछ और प्रैक्टिस अपनी तरफ से करनी है, डीपीपी ट्राई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़िया से इन चीजों को करके रखिए, अच्छे से रिवाइज करके रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। अभी नेक्स्ट क्लास तो शायद कोई और सर लेंगे, बट मेरी क्लास अब सीधा आएगी उप सह संयोजन यौगिक के समय पे। तो हम जब मिलेंगे और उस चैप्टर को भी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।